नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग जो है प्राचीन इतिहास में डिस्कशन कर रहे थे गुप्त काल के बारे में, और गुप्त काल के जितने भी शासक हुए उन सभी का हमने डिस्कशन कर दिया है। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हिस्ट्री जीएस लेक्चर करके बना हुआ है, जितने भी शासक हुए हैं सभी का हमने डिस्कशन कर दिया है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थे, सैन्य व्यवस्था थे, लोगों का जीवन स्तर कैसा था, और फिर जो भी गुप्त काल की वास्तुकला थी, और फिर गुप्त काल को क्यों जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं गुप्त काल में हम पहले पिछले वीडियो में बताया था कि गुप्त काल की ही देन है जो वर्तमान की जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है और जो भी प्रचलित धर्म ग्रंथ है उन सभी का जो संकलन किया गया था प्रमुख रूप से, वह जो गुप्त काल की ही देन है। इसी परिदृश्य में देखा जाए तो गुप्त काल में जो है संस्कृत भाषा ऑफिशियल भाषा थी। सबसे ऑफिशियल भाषा मतलब जो राजा महाराजा लोग जो यूज करते थे, प्रयोग में लाते थे, वो जो ऑफिशियल भाषा ये जो संस्कृत भाषा थी गुप्त काल की। उसके बाद गुप्त काल हमने बताया था कि बहुत विशाल फैली हुई थी उत्तर भारत के आसपास, और मुख्य केंद्र जो उसका था यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी वाला क्षेत्र, वो जो कौशाम्बी था वो जो गुप्त काल की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, और गुप्त काल में अगर देखा जाए तो राजा का जो आय का प्रमुख स्रोत था वो था कर, यानी टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कहाँ से कलेक्शन करते थे? वो जो आपका जमीन था ना, लोगों के जमीन से टैक्स करते थे। भू राजस्व, यानी भू मतलब होता है जमीन, राजस्व मतलब होता है टैक्स कलेक्शन करना, यानी लोगों के जमीन से जो टैक्स कलेक्शन करते थे। जितनी उपज होती थी उपज से, जैसे मान लीजिए आपकी उपज जितनी है, उपज का 1/4 या फिर आपके कुल उपज का 1/6 जो है राजा लेती थी। अब देखिए 1/4 या 1/6 क्या होता है? तो मान लीजिए इसको उपज में अनाज में नहीं हम लोग बांटते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया का 1/4 यानी 100 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 25 रुपया। ठीक, या फिर 1/6 करेंगे तो लगभग 16.5 या 17 रुपया समथिंग मान लीजिए। तो आपका जो टैक्स सरकार को देना होता था कुल 100 रुपया में 16 से 25 रुपया के बीच ही लगती थी। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी जो भी बचा वो आपका है। यानी उपज का, कुल उपज का 1/4 या 1/6 जो है कर के रूप में देना पड़ता था राजा को। ठीक, और किस प्रकार से देना पड़ता था आपको जो टैक्स? वो जो आप नगद दे सकते हैं जो भी आपका उपज है, या फिर अनाज को भी दे सकते हैं। नगद जो है उस वक्त जो सिक्का चलते थे वो चांदी का सिक्का चलते थे, चांदी का सिक्का दे सकते हैं, या फिर जो है आप अनाज भी दे सकते थे, दोनों रूप में दे सकते थे। फिर जो है शासन व्यवस्था अगर देखा जाए गुप्त काल में जो प्रमुख थी, तो गुप्त काल की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही सुदृढ़ थी। और जो है शासन व्यवस्था में सबसे ऊपर, जैसे अभी सबसे ऊपर देश होता है उसी प्रकार उस वक्त भी शासन व्यवस्था का सबसे ऊपर भाग देश होता था, और देश का जो प्रमुख होता था वो राजा होते थे। ठीक, तो शासन व्यवस्था का सर्वोच्च इकाई कौन हुए? देश हुआ। देश, और देश का जो प्रमुख हुए वो राजा हुए। और न्याय व्यवस्था का भी प्रमुख जो है राजा ही होते थे। न्याय व्यवस्था यानी किसी न्याय से रिलेटेड अगर कुछ भी घटना हो जाती है तो लास्ट में राजा जो कह दिया वही सर्वोपरि है, यानी वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए। तो मेन कौन हुए? राजा हुए। और राजा को जो है गुप्त काल में राजा या फिर गोपना दोनों कहा जाता था। ठीक, अब देश के नीचे होती थी भुक्ति। याद रखिएगा, देश के नीचे जो होती थी, जैसे देश हुआ वर्तमान में भारत देश, उसके बाद हमारा झारखंड स्टेट या फिर बिहार स्टेट या फिर यूपी स्टेट, राजस्थान, कुछ भी ले लीजिए। तो देश के नीचे उसी प्रकार से भुक्ति होता था, और भुक्ति के जो प्रमुख होते थे उसे जो है उपरीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरीक। भुक्ति के नीचे जो होता था वो 20 होता था। क्या होता था? 20। और 20 का जो प्रमुख होता था उसे जो है विस्पति कहा जाता था। विस्पति। 20 के जो प्रमुख होते थे उन्हें विस्पति कहा जाता था। विस्पति। और 20 के नीचे जो होता था वो गांव होता था, गांव या ग्राम। और गांव के जो प्रमुख होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। गांव का प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। यानी शासन व्यवस्था का सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए, शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, और गांव के जो प्रमुख होते थे उसे जो है ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। तो आपको शासन व्यवस्था पता चल रहा होगा। सबसे ऊपर देश हुआ, देश का प्रमुख राजा, राजा को जो है राजा या फिर गोपना दोनों कहा जाता था। ठीक, देश से नीचे भुक्ति होता था। भुक्ति के जो प्रमुख होते थे, जैसे हम लोग देश से नीचे अगर वर्तमान परिदृश्य में राज्य मानते हैं, राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से भुक्ति का प्रमुख उपरीक कहा जाता था। उसके बाद भुक्ति से नीचे वर्तमान में परिदृश्य में देखा जाए तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, जिला मान लीजिए, और जिला के प्रमुख को जो हम लोग क्या होता है जिला अधिकारी कहते हैं। उसी प्रकार जो 20 होता था, 20 के प्रमुख को विस्पति कहते हैं।
उसके बाद 20 के नीचे ग्राम होती थी या गांव कहा जाता था, और गांव के जो प्रमुख होते थे उसे ग्रामिक कहा जाता था। तो शासन व्यवस्था हमने देख लिया। अब हमने देखा कि ये जो प्रमुख जो अधिकारी होते थे, क्योंकि राजा तो पूरा हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जो भी कंट्रोल करते थे वो अधिकारी लोग करते थे। और जो राजा का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे जो है कुमार अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार अमात्य। यानी गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी कौन होते थे पूछा जाए तो कुमार अमात्य होते थे। फिर आपको बता दें कि जो है गुप्त काल में जितने भी शासक हुए, सबसे पहला हुए जैसे श्रीगुप्त, ठीक, दूसरा हुए जो घटोत्कच, तीसरा हुए चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा हुए जो है आपका कौन हुआ? समुद्रगुप्त, पांचवा हुए चंद्रगुप्त। देखिए यहाँ पर रामगुप्त आते हैं, लेकिन रामगुप्त को हम लोग नहीं पढ़े, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ रहे हैं हम लोग, चंद्रगुप्त C2 यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका फिर छठा में जो है कुमारगुप्त लोग आते हैं, फिर स्कंदगुप्त आते हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का जब शासनकाल चल रहा था, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, इस समय जो है एक विदेशी यात्री भारत आए थे। उस विदेशी यात्री का नाम था फाहियान। फाहियान जो एक चीन से आए थे, चीन से एक विदेशी यात्री किसके समकालीन आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। कौन आए थे? तो फाहियान आए थे। फाहियान की एक पुस्तक थी, उसका नाम था फो क्यू की। फाहियान की जो पुस्तक थी उसका नाम था फो क्यू की। देखिए ये चाइनीज लैंग्वेज में पुस्तक का नाम था। तो जो फाहियान जो पुस्तक लिखे थे यहाँ इंडिया आकर, भारत आकर, तो अपनी पुस्तक का नाम रखे थे फो क्यू की, ठीक। और पूछेगा फाहियान किसके समकालीन आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है भारत आए थे। अब जो है फाहियान अपनी पुस्तक में कुछ लिखे हैं, भारत में यहाँ पर जो कुछ भी देखे हैं उस समय उसको लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि उस वक्त जो है चंद्रगुप्त यानी गुप्त काल में हमारे भारतवर्ष में छुआछूत का प्रचलन था, और जो निम्न जाति के लोग होते थे उसे जो है तुच्छ या फिर चंडाल कहा जाता था। ये भी जो है फाहियान अपनी पुस्तक में लिखे हैं। यानी जो है छुआछूत की बहुत प्रचलित था, ये छुआछूत के बारे में फाहियान लिखे हैं। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो है गुप्त काल में जो तुच्छ लोग होते थे, निम्न जाति के जो लोग होते थे, उन्हें जो चंडाल कहा जाता था या फिर जो है निम्न जाति का कहा जाता था या फिर तुच्छ कहा जाता था। फिर जो है बहुत सारे पुस्तकों से हमें ये पता चलती है कि गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह यानी छोटी उम्र में जो है बालक हो या बालिका हो, उनका जो विवाह होता था उसे बाल विवाह कहा जाता है। तो ये प्रचलन में था। सती प्रथा, सती प्रथा हो जाता है तो पति के मृत्यु के बाद जो है महिला को उनके चिता पर जो है जिंदे जो है उसे दफन, ये जो है जिंदे जलना पड़ता था, उसे सती प्रथा कहा जाता था। तो उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था। और सती प्रथा की जानकारी है जो हमें गुप्त काल में मिलती है वो भानुगुप्त यानी कुमारगुप्त के बाद शासक हुए थे भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा की जानकारी हमें मिलती है। फिर पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा यानी वर्तमान में भी जो है पर्दा प्रथा कहीं ना कहीं प्रचलन है, जिससे जो है हम लोग घूंघट प्रथा या फिर मुस्लिमों में भी कुछ उस तरह का प्रथाएं हैं जो महिलाएं अक्सर जो है अपने चेहरे को ढकती है, उसे जो पर्दा प्रथा कहते हैं। या महिलाएं जो बाहर उतना नहीं घूम सकती है उसे भी पर्दा प्रथा कह सकते हैं। तो ये पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था गुप्त काल में। फिर जो है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति की प्रचलन थी, और जो है वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिला होती थी उन्हें जो है गणिका या फिर कुटनी कहा जाता था। फिर अगला हम देखते हैं कि इस मौर्य काल में गणित यानी मैथमेटिक्स और जो ज्योतिषी का जो है सर्वाधिक प्रचलन हुआ था। यानी वर्तमान में जो हम लोग ज्योतिष देखते हैं, ज्योतिषी जो देखते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो गणित का परिदृश्य जो हमें गुप्त काल में इसकी जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में भी जो है गणित और ज्योतिषी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। फिर जो है गुप्त काल में कुछ वास्तुकलाएं और कुछ जो निर्माण हुए थे, जिसमें से अजंता के कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ था, जिनमें हम लोग देखते हैं कि अजंता की कुल जो है 29 गुफाएं हुई थी। लेकिन वर्तमान में कुल 2900 गुफाएं नहीं है, बहुत सारी गुफाएं जो है इधर उधर जो टूट फूट के खत्म हो गई है, जिसमें से अभी वर्तमान में सिर्फ जो है 6 ही गुफाएं बची हैं। तो कुल 29 गुफाओं में से गुफा नंबर 16 और जो 17 थी उनका निर्माण जो है इस गुप्त काल में हुई थी। तो गुप्त काल में जो है अजंता गुफाओं का भी निर्माण हुआ था, और अजंता का जो गुफा है यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों धर्मों का जो है मूर्ति कला का जो है चित्रण देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो अजंता गुफा में जो बौद्ध धर्म के जो मूर्ति कला है उसमें जो है महायान शाखा, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसको प्रमुखता दिया गया। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में जो है बाघ की गुफाएं यहाँ पर हमें जो है ये गुप्त काल में बनाई गई थी, और ये जो है बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है।
फिर जो है अफगानिस्तान में जो है एक अफगानिस्तान के बामियान नामक स्थान पर पहाड़ों को काटकर भगवान महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्ति बनाई गई थी, जो है उस वक्त की भगवान गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन बाद में तालिबानों ने उससे जो है विस्फोट करके जो है उसे तहस-नहस कर दिया था। तो बामियान में जो है बुद्ध की सबसे ऊंची जो है मूर्ति हुआ करती थी और ये जो गुप्त काल में ही बनाया गया था। अगला हम लोग देखते हैं कि आर्यभट्ट जो है अपनी पुस्तक लिखे हैं कुछ, और आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखे हैं अपने नाम के आधार पर। आर्यभट्टियम का जो है एक गुप्त काल के ही दौरान किए हैं, इसका जो है रचना किए हैं। फिर अगला एक आर्यभट्ट पुस्तक लिखे हैं सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने यह बताया है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, फिर जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सारी घटनाओं का सटीक जानकारी जो है आर्यभट्ट अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में दिए हैं। फिर अगला वराहमिहिर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख है बृहत संहिता। देखिए वराहमिहिर है, वराहमिहिर बृहत संहिता। फिर वराहमिहिर की और रचना है लघु जातक। तो लघु जातक किसकी रचना है? तो जो है वराहमिहिर की। फिर अगला जो पुस्तक है पंच सिद्धांत बृहरज्जाक। तो पंच सिद्धांत बृहरज्जाक जो है वराहमिहिर की रचना है। अगला हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है पुराण। तो कुल जो है पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो 18 पुराण में से अधिकतर जो पुराण है उन पुराणों की रचना जो है इन्हीं गुप्त काल में हुई थी। और पुराणों में जो वर्तमान परिदृश्य हमें देखने को मिलता है वो जो है कहीं ना कहीं इस गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल के समय में ही जो है इन पुराणों की रचना की गई थी। इस कारण कहा जाता है कि वर्तमान में जो है हिंदू धर्म की जो संस्कृति है और जितने भी प्रचलित है हिंदू धर्म में त्यौहार पर्व, ये सारे जो है गुप्त काल की ही देन है। कालिदास ने अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं इसी गुप्त काल के समय। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि गुप्त काल के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। वराहमिहिर, कालिदास, अमरदास, ये बहुत सारे जो है नवरत्न रहते थे ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कालिदास राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी की चर्चा की है। ठीक, अगला जो है इस गुप्त काल में हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में जितने भी वास्तुकला हो, हम लोग देखते हैं कि वास्तुकला का जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुफाओं के जिस प्रकार से बढ़िया तरह से चित्रित हुआ था, रचनाएं बहुत अच्छी की गई थी। यानी जो है कि कह सकते हैं काव्य संग्रह का जो है हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। फिर जो है प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, बहुत अच्छी थी। और जो है हाँ कुछ ये जो है छुआछूत नामक ये चीज़ें भी थी। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो जो है गुप्त काल में सारी चीज़ें एक अच्छी तरह से हो रही थी। इसी कारण से जो है हम जो है गुप्त काल को एक स्वर्ण काल कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं स्वर्ण काल कहा जाता था तो गुप्त काल में सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के चलते थे या फिर बहुत ज़्यादा सोना था, ऐसा बात नहीं थी। गुप्त काल में जो भी सांस्कृतिक उपलब्धि थी, इसके कारण, इन सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण ही जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, और गुप्त काल में हमने इससे भी पहले बताया था गुप्त काल में जो सिक्का चलता था वो तो चांदी का सिक्का चलता था। ठीक, लेकिन स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण जो है गुप्त काल को जो है हमें स्वर्ण युग कहते हैं। तो आपको पता चला कि गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों गुप्त काल के बारे में। और अगला हमारा वीडियो कुछ और भी टॉपिक पर आएगी। तब तक के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।